First here, today we are going to start our next chapter and that is about the gases. आप लोग अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट स्टेट्स, solids, liquid, gases, and there is another state of matter which is known as plasma state. लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को ही पढ़ते हैं क्योंकि ये वो 3 स्टेट्स हैं जो कि हमारी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं. प्लाज्मा स्टेट जो है वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाली स्टेट है, लेकिन वो हमारी ज़मीन पर उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ना होने के बराबर है अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. आपकी बुक में जो कुछ एक दो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं वो इस साल के लिए रिड्यूस सिलेबस में उनको ख़त्म कर दिया गया है. तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4.2.3 से, which is the effect of change in pressure on the volume of a gas which is known as Boyle's law. Boyle's law को समझने के लिए हम थोड़ा सा गैसेस के बारे में अपनी जो मालूमात हैं उनको दोबारा से याद कर लेते हैं कि जो चीज़ें हमें नोन है वो क्या हैं. We know that gases are one of the state of matter. Solids और liquids से gases different होती हैं. किस लिहाज से डिफरेंट होती हैं? द ओनली वन थिंग विच डिफ्रेंशिएट दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स. सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी शेप और अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देते. एक जगह से अब दूसरी जगह उन्हें ले जाएं, दे विल मेंटेन देयर शेप एज वेल एज देयर वॉल्यूम. देन liquids are having force of attraction in them. They are having strong force of attraction but lesser than those which are present in solids. इसीलिए हमें नज़र आता है कि लिक्विड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं बट देयर वॉल्यूम विल रिमेन द सेम, दे विल मेंटेन देयर वॉल्यूम. इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग 1 liter मिल्क इन अ पैकेट, आप उसको पोर करते हैं किसी जग में सपोज. नाउ द मिल्क विल अडॉप्ट द शेप ऑफ दैट जग बट इट्स वॉल्यूम विल रिमेन द सेम. बट इन केस ऑफ गैसेस, अगर आप गैसेस को देखें तो ये अपनी शेप और अपना वॉल्यूम दोनों चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. वी कैन टेक द एग्जाम्पल like suppose if we are having a cylinder of some gas and it is present in one corner of a room. तो कुछ ही उसमें से कुछ गैस लीक होना शुरू हो जाए तो कुछ ही देर के बाद उसी रूम के दूसरे कोने में बिल्कुल ऑपोजिट उस गैस की स्मेल आना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में उसकी स्मेल आने लग जाएगी. इस बात का ये मतलब हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स लीक हुए हैं सिलेंडर में से, उन्होंने रूम की शेप भी अडॉप्ट कर ली है और रूम का वॉल्यूम भी अडॉप्ट कर लिया है. सो दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं बहुत आसानी के साथ और इसीलिए उन्हें जिस कंटेनर में भी लेके जाया जाता है वो उसकी शेप और उसके वॉल्यूम को अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है. अब जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस की यूजुअली जिन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं दैट इज़ द वॉल्यूम एंड द प्रेशर, क्योंकि गैसेस जो हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं. अगर आप गैसेस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसकी वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और ये आपको नज़र आता है. सपोज इफ़ यू आर हैविंग अ बैलून और उसमें आप गैस भरते जा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वो फट जाता. उसका रीज़न ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बैलून की वॉल के ऊपर मुसलसल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं और एक ख़ास हद से ज़्यादा जो बैलून का मटेरियल है वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका. जब आप गैस की क्वांटिटी बढ़ाते गए तो वो फट गया. सो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम ऐसे एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं जिसमें गैस के सिलेंडर्स फट जाते हैं घरों के अंदर, या गाड़ियों में जिन्होंने CNG लगाई होती है तो हम ऐसे एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं कि जी सिलेंडर जो है CNG का वो गाड़ी में फट गया. तो ये प्रेशर है गैस के मॉलिक्यूल्स का जो कि वो उस कंटेनर की वॉल पर एग्जर्ट कर रहे होते हैं जिसमें उनको रखा जाता है. इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी जो है
दैट इज़ द टेम्परेचर। अब गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं, और ये बिहेवियर उनकी मूवमेंट का होता है और उनकी एनर्जी का होता है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और उनकी मूवमेंट बढ़ती जाती है, और जब उनकी मूवमेंट बढ़ती है तो उनमें ये टेंडेंसी आती जाती है कि वो ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, और जिस कंटेनर में उनको रखा होता है उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, गैस के ऊपर ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, दे आर डिस्कस्ड इन दीज laws of gases. One of the law which is known as the Boyle's law, that explain the relationship between the volume and the pressure of the gas. The other law, which is the Charles law, that tells us about the relationship between the volume and the temperature of the gas. And there are other gas laws too, जिसमें हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर। तो बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट आपकी बुक में भी लिखी हुई है, एंड द स्टेटमेंट इज दैट द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। ये लॉ हमें गैस के प्रेशर और उसके वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, और ये बता रहा है कि अगर आपके पास आप जैसे जैसे प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो उसके साथ साथ चेंज होता जाएगा, और ये रिलेशन एक इनवर्स रिलेशनशिप है। वी कैन राइट इट डाउन एज V is inversely proportional to P. This is the sign of proportionality, और जब आप 1/P लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का, अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप गैस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आपके पास एक कंटेनर में गैस है और आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। अगर आप उसके ऊपर से प्रेशर हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। यही इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है। लेकिन इसमें दो इम्पॉर्टेंट और ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको यहाँ पर आप कांस्टेंट रखेंगे, यानी वॉल्यूम और प्रेशर तो एक दूसरे के लिहाज से चेंज हो रहे हैं, लेकिन योर टेम्परेचर, एंड इन दिस केस दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड द अमाउंट of the gas should not be changed. Amount of the gas को हम आगे चल के देखेंगे कि हम n से शो करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी आप इसे कहते हैं, whatever you will say. Temperature which is the absolute temperature in this case. Absolute temperature क्या होता है अगले टॉपिक में आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसी तरह से जो अमाउंट ऑफ द गैस है, ये दोनों अगर कांस्टेंट होंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। सो हेयर यू विल यूज कांस्टेंट इनटू 1/P, या V इज इक्वल टू, ये P को आप इधर ले आए, PV इज इक्वल टू constant. Now this is the mathematical equation or interpretation of Boyle's law, that the product of pressure and volume of the gas will be constant always. यानी अगर आपके पास टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है तो आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास गैस है कोई जिसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हैं, एंड दैट प्रेशर इज P1,
and in that situation the volume of the gas is V1, and you will change the pressure from P1 to P2, and the volume will always also change from V1 to V2, and these will be equal to constant. So they always will remain constant. अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, टेम्परेचर और अमाउंट कांस्टेंट आपने रखी है, तो वॉल्यूम और प्रेशर में जो भी चेंज आएगी वो हमेशा कांस्टेंट ही चेंज आएगी, दैट विल रिमेन द सेम. फर्स्ट दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. आपके सामने दो ग्राफ्स हैं. एक ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का. आप लोगों को मालूम है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जो भी आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है, ठीक है. तो अगर हम इनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास इस तरह की कर्व आती है, हाइपरबोलिक कर्व, या आप इसको हाइपरबोला भी बोलते हैं. प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम विल बी इंक्रीज. टेम्परेचर विल बी केप्ट कांस्टेंट. यहाँ T1 हो, या आपकी बुक में जैसे बहुत सारे हाइपरबोला बने हुए हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, तो टेम्परेचर आप कोई भी रखेंगे लेकिन फिर आप उसे कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है. जैसे अगर आपकी बुक में T1 के बाद T2 लिखा हुआ है और उस पर कर्व बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि उस टेम्परेचर पर T2 पर वो जो भी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उस पर जो भी कर्व आई वो टेम्परेचर ऑब्वियसली उन्होंने शो किया हुआ है कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं. लेकिन एक पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर ही रखते हैं, ठीक है. तो आपके पास ये आइसोथर्म आ जाती है. आइसोथर्म का मतलब होता है कि ऐसी कर्व जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आए, तो ये कर्व आपके पास आती है. दूसरा जो ग्राफ बना हुआ है वो प्रेशर और 1/V के दरमियान है, प्रेशर वर्सेस 1/V. नाउ इट इज़ नॉट V, दिस इज़ 1/V. तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है फॉर टेम्परेचर T1 पर. इसका मतलब है आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो 1/V बढ़ रहा है, प्रेशर कम कर रहे हैं तो 1/V कम हो रहा है. और मेरी इस बात से कोई ये चीज़ ना सोचने बैठ जाए कि हम तो कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है. हाँ, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है. 1/V का वो इन्वर्स रिलेशनशिप जो हमने देखा था, उसमें अब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो 1/V बढ़ेगा. 1/V का मतलब दूसरा यही होता है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है. तो आपके पास इस तरह की कर्व्स आती हैं बॉयल्स लॉ की. नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है बॉयल्स लॉ का, और मैं एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे फिर एज अ होम असाइनमेंट. और मैं न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को ये एडवाइस भी करती हूँ कि जो आपका पिछला टॉपिक है 4.2.2 जो कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर के ऊपर है, तो आप उसे ज़रूर एक दफ़ा खुद गो थ्रू करो. इसलिए क्योंकि प्रेशर की जो आमतौर पर यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं वो एटमॉस्फेयर यूज़ होती है या टॉर यूज़ होती है. ये SI यूनिट्स में हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेशर की बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है. और वो सब कन्वर्जन उनकी आपस में हो सकती है, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं. तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आप लोगों ने प्रेशर की एक यूनिट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है. उसका रीज़न ये है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको एक प्रेशर एक यूनिट में दिया हो, दूसरा प्रेशर दूसरे यूनिट में दिया हो. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये बात जहन में रखनी है कि आपके पास यूनिट किसी भी एक वेरिएबल की या एक क्वांटिटी की यूनिट आपके पास हमेशा सेम होनी चाहिए. जैसे अगर आप वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में वॉल्यूम DM क्यूब में ही होना चाहिए. अगर आप CM क्यूब में ले रहे हैं तो CM क्यूब में ही होना चाहिए. मतलब ये नहीं है कि एक जगह आप वॉल्यूम की एक यूनिट यूज़ करो, दूसरी जगह दूसरी यूनिट यूज़ करो. सेम इज द केस विद प्रेशर. तो आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज an ideal gas occupies a volume of 0.3 dm cube at a pressure of 1.8 10 raised to power 5 Pascal. What is the volume of the gas maintained at the same temperature if the pressure is reduced to 1.15 10 raised to power 5 Pascal? Now it is clear from this question कि ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है. आपको
वॉल्यूम दिया हुआ है एक ख़ास प्रेशर पर, और वो प्रेशर की जो यूनिट है वो 1.80 10⁵ पास्कल की यूनिट यूज़ की हुई है। तो आप सबसे पहले जैसे लिखते हैं, पहले डेटा लिखोगे। P1 आपके पास है 1.8 10⁵ पास्कल, और इस प्रेशर पे आपके पास गैस का वॉल्यूम है 0.3 dm³। So if you change the pressure to P2 and that is 1.15 10⁵ पास्कल, what is the volume? ये आपसे पूछा गया है। अब आपके लिए इस क्वेश्चन में तो ये आसानी है कि यहाँ पे दोनों प्रेशर की एक ही यूनिट दी हुई है, पास्कल। वॉल्यूम आपको dm³ में दिया हुआ, इसका मतलब है जो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है वो भी dm³ में ही आएगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला एंड दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आपने V2 मेजर करना है, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2। ये सारी वैल्यूज आप इसमें डाल दो, तो आपके पास V2 जो वैल्यू आएगी वो जो भी आती है dm³ में आएगी। So this is how you have to solve this question. You can see that this is so easy. फिर आप एग्जाम्पल नंबर 4.5 है। अब उसमें जो यूनिट्स दी हुई हैं वो टॉर में दी हुई हैं, ठीक है। तो लेकिन चूंकि दोनों टॉर में दी हुई हैं तो वहाँ पे आप टॉर ही की यूनिट यूज़ करोगे, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर सेल्फ चेक एक्सरसाइज है, वो भी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ल्स लॉ। अब जैसे आपने बॉयल्स लॉ देखा था कि वो गैस के वॉल्यूम और उसके प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बता रहा था, यहाँ पर आपके पास चार्ल्स लॉ गैस के वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। और इसमें जो वेरिएबल्स यहाँ पे आप कांस्टेंट लेंगे, दैट इज़ द प्रेशर एंड द अमाउंट ऑफ द गैस। अमाउंट ऑफ द गैस आपने बॉयल्स लॉ में भी कांस्टेंट ली थी, यहाँ पे भी कांस्टेंट लोगे, और बॉयल्स लॉ में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था, यहाँ आप प्रेशर को कांस्टेंट लोगे। यहाँ मैं जिस टेम्परेचर की बात कर रही हूँ बार बार, वो मैं सिंपल टेम्परेचर नहीं कह रही बल्कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह रही हूँ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं चार्ल्स लॉ की वो आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ही टर्म्स में याद करनी है, ठीक है। सो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन फॉर चार्ल्स लॉ इन योर बुक, और आपने ये दोनों ही याद करनी है अच्छे तरीके से। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज that at constant pressure the volume of a given mass of a gas varies linearly with the absolute temperature of the gas। कि if you are having, ये जब वर्ड आता है ना गिवन mass of a gas, इसका मतलब है you are having constant mass, ठीक है, amount is constant। और ये उन्होंने पहले ही कह दिया कि प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज होता है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम changes as temperature changes, but this relationship is a direct relationship. It means that if you increase the temperature of the gas, its volume will be increased. If you decrease the temperature of the gas, the volume will be decreased. And at constant pressure and amount of gas. और ये बात आपने याद रखनी है कि ये मैथमेटिकल जब रिप्रेजेंटेशन आप करोगे चार्ल्स लॉ की, तो आपने ये साथ लिखना होता है कि ये जो आप रिलेशनशिप लिख रहे हो ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस की प्रेजेंस में ही ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा, वरना नहीं, ठीक है। तो ये लिखना साथ ज़रूरी है। सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, वी इज इक्वल टू के इंटू टी, K is the constant of proportionality, ठीक है। तो आप यूँ लिख सकते हो V over T is equal to constant, K लिख दो या constant लिख दो। और इसका दूसरा मतलब ये है कि if you are having a gas at temperature T1
that its volume will be V1. If the temperature changes from T1 to T2, volume will be changes from V1 to V2, and these will remain constant. So you can write it down, V1 over T1 is equal to V2 over T2 is equal to constant. So this is the mathematical form of चार्ल्स लॉ. ठीक है, फिर हमारे पास चार्ल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट भी है, और वो स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 times of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature respectively. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास गैस का प्रेशर, गैस का कांस्टेंट है, आपके पास उसके अमाउंट कांस्टेंट है, और फिर आप टेम्परेचर वेरी करते हो, तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वेरिएशन पर जो आपके पास गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. यानी आपने जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम लिया हुआ है गैस का, ठीक है, सपोज दैट वॉल्यूम इज 1 dm³. तो अगर और 1 dm³ इज एट सपोज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, तो वो जो वॉल्यूम आपने लिया था 1 dm³, उसमें 1/273% ऑफ 1 dm³ जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा, इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा. और अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, यानी पहले मैंने कहा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 पे गए हैं, तो अगर आप 1 से 0 पे चले जाएंगे तो इतना ही वॉल्यूम जो है वो गैस का कम हो जाएगा, 1/273 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम. नाउ फिर आपके पास है डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल फॉर्म ऑफ लॉ. अब ये जो सेकेंड डेफिनेशन है ये उसके क्रिटिकल फॉर्म को एक्सप्लेन कर रही है. तो वो डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट डेरिवेशन नाउ. जी फर्स्ट ईयर, ये क्रिटिकल फॉर्म ऑफ लॉ है, चार्ल्स लॉ है. अब हमने कहा हम सपोज करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम जो है वो V0 है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ टेम्परेचर, तो इस V0 में ये जो हमने यहाँ लिखा है इसमें कितना इजाफा होगा, दैट इज 1/273 ऑफ V0. ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 टाइम इसमें इंक्रीज आएगा. अच्छा, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, V0 प्लस V0/2/273 हो जाएगा. यानी आप जितना डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करोगे उतना आपके पास V0 का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा. सो इफ़ वी सपोज दैट वी आर हैविंग एनी टेम्परेचर दैट इज T0, तो हम इसे जनरलाइज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है V0 प्लस V0 T/273. यहाँ जो T है ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है. ठीक है, अभी तक हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यहाँ बात नहीं की, लेकिन वो हमने बीच में भी बात करनी है, क्योंकि असल में ये जो लॉ है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के ऊपर काम कर रहा है. देन अगर हमारे पास सपोज VT टेम्परेचर है, तो हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, दोनों साइड पे इसमें V0 और V0 आ रहा था, हमने इसे कॉमन कर लिया. ठीक है, तो 1 + T/273 हो गया. फिर आप इस 273 का LCM ले लें तो ये इक्वेशन आ जाएगी 273 + T/273. अब T + 273 को अगर हम इक्वल कर दें कैपिटल T के, एंड नाउ दिस कैपिटल T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आपके पास ये इक्वेशन ये आ जाएगी, वेयर V0 इज द इनिशियल वॉल्यूम, 273 टाइम्स चूँकि इंक्रीज होता है, इट इज डिवाइडेड बाई 273 into T. Now this T is not the temperature in centigrade scale, but now this is the temperature
which is known as the absolute temperature. So you have these two forms of चार्ल्स लॉ. एक पहले जो मैंने आपको बताई थी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और दूसरी क्रिटिकल फॉर्म. तो आपके पास ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं. ये क्रिटिकल फॉर्म लिखें और आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जस्ट चार्ल्स लॉ लिखें. सो यू विल हैव टू राइट डाउन दैट बोथ ऑफ दीज टाइप्स. मतलब आपको ये दोनों आने ही चाहिए ताकि आपके पास जैसा भी क्वेश्चन हो तो आप ये दोनों कर सकें. नाउ दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. और जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो चेंज है वो लीनियर चेंज है. सो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड. तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जब आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब फर्स्ट ईयर हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर. और क्योंकि हम बार बार एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जिक्र कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आइडिया कहाँ से आया. इस आइडिया को देखने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर स्केल थे एक टाइम तक, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, तो मैं यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड की बात करती हूँ. जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, अभी हमने जिक्र किया, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. ठीक है. सो व्हाट हैपन कि हम टेम्परेचर कम करते जाएं और वॉल्यूम कम होता जाए, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आपके पास वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए. अब अगर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैटर ख़त्म हो गया. क्योंकि हम मैटर की क्या डेफिनेशन करते हैं, हम कहते हैं एनीथिंग दैट कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ऑक्यूपाई स्पेस मीन कि हमारे पास हर चीज़ का डेफिनेट वॉल्यूम होता है. तो अगर हम कह रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि गैस ख़त्म हो गई है, वॉल्यूम ख़त्म हो गया. बट दिस इज़ वट डजेंट हैपन. ऐसा होता नहीं है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट. अब यहाँ मैंने एक ख़ास एरिया तक तो सॉलिड लाइन रखी है और उसके बाद मैंने डैश लाइन बनाई. आपकी बुक में भी इसी तरह है. यहाँ तक तो आपके पास जब आप टेम्परेचर जैसे 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 कम करते जाते हैं वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है. ठीक है. लेकिन फर्स्ट ईयर फॉर एवरी गैस, आप चाहे जो भी गैस ले लें, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा. तो हमने जो शुरू में जिक्र किया था कि वॉल्यूम जो गैसेस उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती. तो जब आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो गैसेस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन अगर हम ऐसा करें कि वो तो जिस भी पॉइंट पे कोई भी गैस कन्वर्ट हो जाती है वो हो जाए, लेकिन हम उसकी लाइन को एक्सट्रापोलेट करें, यानी हम उसको खुद से बैक की तरफ लेकर जाएं, तो हमारे पास इस एक्सट्रापोलेशन के रिजल्ट के तौर पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. और एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली ये नहीं होता, लेकिन हम थियोरेटिकली तो ये सोच सकते हैं ना कि कोई ऐसा टेम्परेचर हो. तो दैट विल बी द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर. और जब इस टेम्परेचर को चेक किया गया कि टेम्परेचर क्या हो सकता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड पर चलते 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 यहाँ पर -273 वॉज दैट टेम्परेचर जहाँ पर ये लाइन ने इसको क्रॉस कर दिया या यहाँ आकर वो मिल गई ज़ीरो पर. तो डिग्री सेंटीग्रेड पे वो टेम्परेचर बना -273 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जब
इस डिग्री सेंटीग्रेड को यूज़ किया गया इसको वेरीफाई करने के लिए। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो हमने अभी ये देखा कि इट शुड बी कांस्टेंट, बट विद डिग्री सेंटीग्रेड इट हैज़ बीन फाइंड आउट कि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती, बल्कि ये वैल्यूज चेंज होती जाती है, डिफरेंट आती है। तो फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि देयर शुड बी सम अदर स्केल जो कि चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर सके और जहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आए V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 की। तो फिर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो 0 केल्विन से, दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज आल्सो नोन एज केल्विन स्केल। और अगर आपको याद हो तो केल्विन इज आल्सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो दैट केल्विन, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, उसका जो 0 है, 0 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड के -273 के इक्वल है। और ये जो 0 है जिस पर हम ये इजम्पशन करते हैं कि अगर पॉसिबल होता तो ये लोएस्ट एवर पॉसिबल टेम्परेचर होना चाहिए 0 केल्विन। तो केल्विन स्केल का 0 जो है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट 0, and this absolute 0 is that hypothetical temperature where we think, or where we say that the volume of every gas should be equal to 0, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, but that doesn't happen। और यही lowest possible temperature है, even though it is not अचीवेबल, अभी तक ये अचीव नहीं हो सका है। और उसका रीज़न यही है कि एट 0 केल्विन आपके पास, उसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब मैटर जो है उसको इनहिलेट हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, और वो ख़त्म नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यहाँ से हमारे पास एब्सोल्यूट 0 का कॉन्सेप्ट आया। और यहाँ से आपके पास, अच्छा, अगर आप ये केल्विन स्केल का वो जो 0 है वो फाइंड आउट करने के लिए जो अभी आप लोगों ने क्रिटिकल डेरिवेशन की थी चार्ल्स लॉ की, उसमें अगर आप ये वैल्यू डालें -273 की, तो वहाँ पे तब वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो 0 केल्विन है दैट इज़ द टेम्परेचर जहाँ पर आपके पास वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। सो this is for the चार्ल्स लॉ। अब हमारे पास कोई भी रियल गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी रियल गैस जो है वो इस टेम्परेचर को अचीव नहीं करती, बल्कि सब गैसेस जो हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर, यानी हर एक का अपना अपना डिफरेंट टेम्परेचर होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज गैसेस, कि उनकी पोलैरिटी क्या है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। तो वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर लिक्विफाई होती जाती हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होती जाती हैं। तो हमने पीछे एक वर्ड देखा था आइडियल गैस, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आइडियल गैस हम ऐसी गैस को कहते हैं जो कि हमारे पास जितने भी गैस लॉज हैं, एंड स्पेशली द बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ, अगर वो उसको 100% फॉलो करेगी तो दैट इज़ नोन एज द आइडियल गैस। बट रिमेंबर कि हमारे पास दुनिया में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, हमारे पास सब रियल गैसेस हैं, क्योंकि हर एक मुख्तलिफ कंडीशंस पर टेम्परेचर और प्रेशर की आइडियल बिहेवियर को छोड़ देती हैं, लॉज को फॉलो करना छोड़ देती हैं।